नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं 1971 के युद्ध की विजय गाथा पर हमारी खास सीरीज पराक्रम के 50 साल। 1971 का युद्ध बेहद पेचीदा था। भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था। पाकिस्तान अपने अंदरूनी झगड़ों को दबाने के लिए भारत से युद्ध में उतरा था। पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था। चीन के अमेरिका के साथ रिश्ते कायम हो चुके थे। सोवियत संघ के साथ अमेरिका का शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन सोवियत संघ भारत के साथ था। इस लिहाज से 1971 का साल भारत की कूटनीति के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला था। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस बात से वाकिफ थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो भारत के सामने कई कूटनीतिक चुनौतियां आएंगी। बगैर कूटनीतिक लड़ाई के पाकिस्तान को हराना आसान नहीं था। आज हम बताएंगे कि 1971 में भारत ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका और चीन युद्ध के वक्त पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाए। इंदिरा की वो कौन सी काबिलियत थी जिसने अपने कट्टर विरोधी अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे रचा था जम्मू कश्मीर को काटने का प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान के शासक जनरल याहिया खान को बहुत चाहते थे और इंदिरा गांधी से उनकी दूरियां किसी से छिपी नहीं थी। इंदिरा को पता था कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो अमेरिका खुलकर उसका साथ देगा, लेकिन इंदिरा के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने लगी थी। 1971 के अप्रैल महीने में जब भारत में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का रेला आ रहा था, तब अमेरिका और चीन के बीच दोस्ती के कदम बढ़ रहे थे। जुलाई में तब के अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर चुपचाप बीजिंग पहुंच गए। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अमेरिका से सीधे संबंध स्थापित होने लगे। ऐसे में इंदिरा ने एक बड़ा कदम उठाया। 9 अगस्त 1971 को रूस के साथ एक समझौता कर लिया, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया। यानी अगर भारत पर किसी दूसरे देश से खतरा हुआ तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। इस संधि के बाद नवंबर में इंदिरा गांधी अमेरिका गई। निक्सन पूरे तेवर में थे, लेकिन इंदिरा गांधी भी झुकने को तैयार नहीं थी। मुलाकात से पहले रिचर्ड निक्सन ने उन्हें 45 मिनट तक इंतजार करवाया। उनके लिए बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इंदिरा ने निक्सन से कहा कि वो पाकिस्तान को समझाएं। जवाब में निक्सन ने चेतावनी दी, अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और उनके एनएसए किसिंजर अच्छी तरह समझ चुके थे कि युद्ध डालना असंभव है। अमेरिका के तमाम कोशिशों के बाद भी चीन ठंड के मौसम में भारत के साथ युद्ध का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं था। एक ओर सरहद पर भारतीय सैनिक मोर्चा संभाले हुए थे, दूसरी ओर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत के पक्ष में समर्थन जुटाने में लगी थी। इसी कोशिश में वो अमेरिका पहुंची। 4 नवंबर 1971 अमेरिका। 45 मिनट तक इंतजार करवाने के बाद राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। बातचीत में इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान और शरणार्थियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सेना द्वारा दमन झेल रहे लोगों का लाखों की संख्या में भागकर भारत आना एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इस पर राष्ट्रपति निक्सन ने चेतावनी के लहजे में कहा, अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। निक्सन मूल मुद्दे से इतर दूसरी बातों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। I am haunted by the tormented faces in our overcrowded refugee camps, reflecting the grim events which have compelled
the exodus of these millions from East Bengal. इस मुलाकात के अगले दिन निक्सन और किसिंजर के बीच बातचीत होती है, जिसमें दोनों इंदिरा गांधी और भारतीयों के लिए बहुत फूहड़ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उस समय हमें पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा मिसेस इंदिरा गांधी को, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट था उस पर जीत हासिल की थी। प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका जो था वो पाकिस्तान को मदद करना चाहता था और हमारे पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था, तो हमने रशिया के साथ एक समझौता किया। राष्ट्रपति निक्सन से मुलाकात के दौरान ही इंदिरा गांधी को अंदाजा हो गया कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका किस हद तक जा सकता है, जिसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी। अब बारी थी पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के अहंकार को चूर चूर करने की। इंदिरा गांधी के अमेरिका से लौटते ही युद्ध शुरू हो चुका था। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने दिखाया, भारतीय सेना के तीनों अंगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। कराची के किमारी तेल डिपो को इंडियन नेवी ने उड़ा दिया। आग की लपटें 60 किलोमीटर दूर से भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक सूरज नहीं दिखा। पूर्वी मोर्चे पर INS विक्रांत पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने लगा था। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध का हर अपडेट अमेरिका के पास था। इंडियन नेवी की मिसाइलों से भले ही पाकिस्तानी युद्धपोत समुद्र में समा रहे हों, लेकिन दर्द अमेरिका को हो रहा था। भारतीय गोलियों से भले ही पाकिस्तानी जवानों का सीना छल नहीं हो रहा था, लेकिन नींद गायब थी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की, और वो काफी बौखलाए हुए थे। पाकिस्तान के सिर पर अमेरिका का हाथ था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पहले ही पाकिस्तान को पूरी मदद का भरोसा दे चुके थे, लेकिन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका को अंदाजा हो गया था कि भारतीय फौज के सामने पाकिस्तान ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद निक्सन और किसिंजर के बीच बातचीत होती है, जिसमें दोनों की बौखलाहट सामने आती है। पश्चिमी पाकिस्तान वहां समस्या खड़ा कर रहा है। अगर वो बिना लड़े ही अपना आधा देश खो दें तो वो बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि इस तरीके से भी वो बर्बाद हो सकते हैं, फिर भी कहा जाएगा कि वो लड़े। तो पाकिस्तान की बात आपको परेशान कर रही है। हमने उसे चिताया था, उसके बाद भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। निक्सन साहब और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे किसिंजर, जैसे अब पॉम्पियो साहब हैं ट्रंप के। तो किसिंजर कोशिश कर रहा था कि भाई भारत को हमको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन निक्सन साहब बिल्कुल नहीं कोशिश करते। वो कहते थे कि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ, जो भारत कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। तो कुछ दुश्मनी थी। पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन चुका था। पाकिस्तान की हार का मतलब था अमेरिका की हार। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिकी चाल समझ में आ गई। भारत ने तुरंत बांग्लादेश को मान्यता दे दी, लेकिन राष्ट्रपति निक्सन चाहते थे कि किसी भी तरह से युद्ध विराम हो जाए, जिससे पाकिस्तान टूटने से बच जाए और अमेरिका की नाक भी नीचे ना हो। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत के साथ रूस खड़ा था। युद्ध से कुछ महीने पहले ही भारत रूस के बीच एक अहम समझौता हुआ था। रूस की दोस्ती संयुक्त राष्ट्र में भारत को बहुत काम आई। सुरक्षा परिषद में रूस के प्रतिनिधि याकूब मलिक ने मोर्चा संभाला। याकूब मलिक ढाका पर भारतीय सेना के कब्जे और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तक पश्चिमी देशों के भारत विरोधी प्रस्तावों पर लगातार 3 दिन तक वीटो करते रहे। दूसरी ओर बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था। वॉशिंगटन डीसी में बैठे राष्ट्रपति निक्सन की पाकिस्तान को बचाने की हर चाल बेकार जा रही थी।
ऐसे में उन्होंने अपने एनएसए किसिंजर को बुलाया और पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन से बात करने के लिए कहा। निक्सन चाहते थे कि चीन भारत को धमकी दे, अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां भारत से लगी सीमा पर बढ़ा दे, जिससे भारतीय फौज दबाव में आ जाए। 10 दिसंबर 1971 में किसिंजर द्वारा ये रिक्वेस्ट भेजा कि चाइनीज ट्रूप्स आके हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर में आए और इंडिया को थ्रेटन करे, ताकि जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की तरफ से पड़ रहा है इसको छोटा किया जाए। सैम मानेकशॉ की रणनीति काम कर गई। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद भी चीन आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। चीन अच्छी तरह जानता था कि दिसंबर में आगे बढ़ने का मतलब है दुश्मन की गोलियों से पहले बर्फीली चोटियों का सामना करना। ऐसे में राष्ट्रपति निक्सन और उनके एनएसए हेनरी किसिंजर दूसरे विकल्पों पर गुना भाग करने लगे। अमेरिका ने शुरू में कूटनीति के दम पर ही पाकिस्तान को बचाने के लिए बड़ा दांव चला, लेकिन भारत के साथ रूस मजबूती से खड़ा था। हाल में आए खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने भारत पर हमले की तैयारी कर ली थी। इसके लिए यूएस नेवी की 3 बटालियन रिजर्व रखी गई थी। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को भारतीय ठिकानों पर हमले के आदेश दिए गए थे। दरअसल भारत के सामने पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ मोर्चा खुला हुआ था। ऐसे में अमेरिका चीन पर दबाव डालकर किसी भी तरह से तीसरा मोर्चा खुलवाने की फिराक में था, लेकिन सरहद पर जमी मोटी बर्फ के बीच चीनी सैनिकों का आगे बढ़ना नामुमकिन था। ऐसे में अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज की अगुवाई में 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। पाकिस्तान को तबाह होते देख अमेरिका ने 8 दिसंबर 1971 को अपनी नौसेना के सबसे मजबूत 7th फ्लीट को दक्षिण वियतनाम से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने का आदेश दिया। गोपनीय दस्तावेजों से हुए खुलासे के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत पर हमले का आदेश देकर अपनी 7th फ्लीट को आगे बढ़ाया। अमेरिकी नौसेना का 7th फ्लीट किंग क्रूज मिसाइलों, 70 लड़ाकू विमानों और परमाणु बमों से लैस था, जिसकी अगुवाई यूएसएस एंटरप्राइजेस कर रहा था। भारत को अमेरिकी 7th फ्लीट के आगे बढ़ने की खबर मिल चुकी थी। ये भी आ गया था, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि 7th फ्लीट आ रहा है। बहुत हमारे बाबू लोग जो हैं, मिनिस्टर लोग ज़रा डरे थे। मुझे बुला के पूछा, मैं को देखो 7th फ्लीट के पास है न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मगर वो कभी कर नहीं सकते, कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनका अपना मुल्क नहीं बर्दाश्त करेगा। तो फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, अच्छा जो वो अपनी फ़ौज वहाँ लाएंगे, तो मैं कहा मुझे बिल्कुल डर नहीं है। फिर तो मैं अपने आप को कहूँ मैं सबसे बड़ा जनरल बना हूँ कि पाकिस्तान को भी हराया और अमेरिकन को भी हराया। पाकिस्तान की मदद के लिए ब्रिटेन ने भी चुपके से अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल को भारत की ओर रवाना कर दिया। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच जंग का तीसरा मोर्चा खुलने वाला था। अमेरिका के 7th फ्लीट को आगे बढ़ता देखकर रूस ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बी भारत की मदद के लिए भेज दिया। हिंद महासागर में भी रूस की मिसाइलें तन गईं। जो दोस्ती थी, जो कांटेक्ट था रशिया के साथ, उसने अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट से पहले ही वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आ गए। जब अमेरिका के शिप आए तो उन्होंने ये जब जो रशिया का ये जो शिप देखे, वॉरशिप देखे, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बे ऑफ बंगाल में आकर भारतीय नेवी या भारतीय फौज को रोक सके। हिंद महासागर में रूस की ताकत को देखकर अमेरिका घबरा गया। बंगाल की खाड़ी में घुसने से पहले ही 7th फ्लीट ने खिसकना ज्यादा बेहतर समझा, तो ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल को मेडागास्कर की ओर भागना पड़ा।
अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर भारतीय फौज किन मोर्चों पर पाकिस्तान को शिकस्त दे रही थी, जिससे पाकिस्तानी आर्मी सदमे में आ गई और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। दरअसल पूर्वी मोर्चे पर बुरी तरह घिरे पाकिस्तानी जनरलों ने एक बड़ा प्लान तैयार किया, शक्करगढ़ के रास्ते घुसकर जम्मू कश्मीर को काटने का प्लान। लेकिन बार बार कोशिशों के बाद भी पाकिस्तानी फौज को कामयाबी नहीं मिली। बसंतर की लड़ाई को याद करके आज भी पाकिस्तान दहल जाता है। हर मोर्चे पर मात खाने के बाद पाकिस्तानी कमांडर्स ने पश्चिम में एक खास इलाके शकरगढ़ पर कब्जे का प्लान बनाया। ये इलाका भारत के नक्शे में चाकू की नोक की तरह घुसा हुआ दिखता है। शकरगढ़ भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद अहम ठिकाना था। इस इलाके पर कब्जे का मतलब था जम्मू कश्मीर और उत्तरी पंजाब को सुरक्षित रखना। भारतीय फौज की एक कोर को दक्षिण की ओर से शकरगढ़ क्षेत्र में घुसने और जफरवाल, धमताल, नारोवाल पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। दुश्मन ने भी पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। पाकिस्तानी फौज ने पूरे इलाके में टैंक उड़ाने वाली बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। दुश्मन उधर से आने वाला है, चारों तरफ अपना माइनफील्ड लगा हुआ है। दोनों दरिया का के बीच में पूरा एरिया माइनफील्ड से करा, तो ये माइनफील्ड हमको पहले मिला। अब ये माइनफील्ड जो था पाकिस्तान ने लगाया वो इस किस्म का था कि उसमें एंटी टैंक माइन थी ज़्यादा। शकरगढ़ सेक्टर के लालियाल और सरहद पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 16 मद्रास को सौंपी गई, जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश घई। 16 मद्रास के जाबाजों को अच्छी तरह पता था कि लड़ाई कितनी भीषण होने वाली है। बसंतर की लड़ाई से जुड़ी यादों को न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में ब्रिगेडियर वी महालिंगम ने इस अंदाज में याद किया था। ट्रेंच में मैं, मेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर, 2 ऑपरेटर, एक बटालियन नेट में, एक ब्रिगेड का नेट में, और टुवैसी साहब हमारे पास आ गए। मैं जैसा ही उनको ब्रीफ कर रहा था उसी समय एक मीडियम आर्टिलरी शेल हमारा ट्रेंच के अंदर गिरा, और जैसा वो गिरा हम पूरा मिट्टी के अंदर दब गए। हमारा टुवैसी साहब वहां शहीद हो गए, और वो 5 में से आज मैं ही जिंदा हूं। मद्रास के जाबाजों ने तेजी से हर उस मोर्चे पर कब्जा कर लिया जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। इस भीषण युद्ध में पाकिस्तानी सिपाहियों का भी बहुत खून बहा। हमारा पलटन में टोटल कैजुअलिटी 201 किल्ड एंड वुंडेड। शकरगढ़ सेक्टर के जरपाल और लोहाल गांव पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 3 ग्रेनेडियर्स को सौंपी गई, जिसकी चार्ली कंपनी के कमांडर थे मेजर होशियार सिंह। जरपाल तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। दुश्मन ने पूरे इलाके में माइंस बिछा रखी थी, लेकिन मेजर होशियार सिंह ने माइंस से बचते हुए अपने जवानों के साथ जरपाल गांव पर कब्जा कर लिया। जरपाल की जंग में मेजर होशियार सिंह की मदद के लिए 17 पूरा हॉर्स के टैंक आगे बढ़े। इनमें से एक टैंक पर सवार थे 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। वो इतनी बहादुरी से लड़े कि जो पाकिस्तानी कमांडर था उस लड़ाई के अंदर, जो पाकिस्तानी कमांडर था उसने हमारे कोर कमांडर को लिखा कि इतना बहादुर नौजवान जो था आपका, इसको सबसे बड़ा तगमा मिलना चाहिए।
उसकी रिकमेंडेशन पे और जो लड़ाई में हुआ था उसको देखते हुए 21 वर्षीय जो अरुण खेत्रपाल थे उनको परमवीर चक्र दिया गया। अरुण खेत्रपाल का टैंक भी दुश्मन के निशाने पर आ गया। उनके टैंक में आग लग गई, लेकिन वो दुश्मन के टैंकों को आखिरी सांस तक निस्तनाबूद करते रहे। मरणोपरांत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। बसंतर की लड़ाई ढाका में पाकिस्तान के सरेंडर के बाद भी जारी रही। लड़ाई के शुरू में ही गंगा सागर और अखौरा पर कब्जे के दौरान भारतीय जवानों को समझ में आ गया कि दुश्मन को कैसे मात दी जा सकती है। ऐसे में इंडियन आर्मी के जनरलों ने पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद सेना को 2 हिस्से में बांटने का प्लान बनाया। इसके लिए पूर्वी पाकिस्तान के हिल्ली पर कब्जा जरूरी था। पाकिस्तान ने भी हिल्ली की पूरी मोर्चाबंदी कर रखी थी। हिल्ली पर कब्जे की कीमत भारतीय फौज के अफसर और जवान भी अच्छी तरह जानते थे। हिल्ली पूर्वी पाकिस्तान। हिल्ली में पाकिस्तानी आर्मी ने तगड़ी मोर्चेबंदी की थी। हिल्ली, दिनाजपुर और नवाबगंज में पाकिस्तानी आर्मी का कम्युनिकेशन सेंटर था। अब भारतीय फौज की नजर हिल्ली पर बास की तरह थी। आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ और पूर्वी कमान के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा चाहते थे कि हिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद दुश्मन को 2 हिस्सों में बांटा जा सके। माउंटेन डेव थी हमारी, उन्होंने हिल्ली पे अटैक किए। 2 अटैक हुए, खौफनाक अटैक हुए और बड़े हमें कहना पड़ेगा पाकिस्तानी भी डट के लड़े वहाँ पर, लेकिन हमारी सेना बहुत और मजबूत इरादे से लड़ी और अंत में उन्होंने क्या किया कि उनके पीछे एक ब्लॉक लगा दिया और वो ब्लॉक को देखते हुए वो लोग वहाँ टिक नहीं सके, क्योंकि उनको लगा कि अब वो कट जाएंगे और वहीं पे बर्बाद हो जाएंगे। हिल्ली पर कब्जे का काम सौंपा गया 33 कोर को, जिसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल M.L. थापन और उनके साथ थे मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह। इस इलाके में पाकिस्तानी फौज की कमान थी ब्रिगेडियर तजमुल हुसैन मलिक के हाथों में। हिल्ली पर कब्जे की पहली कोशिश में ही भारत के करीब 150 जवान शहीद हुए। हिल्ली में दुश्मन की ताकत को देखते हुए भारतीय फौज ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। हिल्ली को बाईपास कर पाकिस्तानी फौज पर पीछे से भी हमला किया गया। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत हिल्ली में झोंक दी। भारतीय जनरल भी यही चाहते थे। पाकिस्तानी कमांडर हिल्ली में उलझे रहे और भारतीय फौज ने 50 मील पीछे जाकर मुख्य सड़क काट दी। बाद में हिल्ली पर भारतीय फौज का कब्जा हो गया। इससे भारतीय फौज की ढाका की आगे की राह आसान हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में मीडिया भी बड़ी भूमिका निभा रहा था। अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे जवान रेडियो पर प्रसारित होने वाली बुलेटिन का इंतजार करते थे, खासकर BBC रेडियो के न्यूज बुलेटिन का। इसी से उन्हें पता चल रहा था कि किस मोर्चे पर क्या चल रहा है। जंग लड़ रहे फौजियों के चेहरे पर मुस्कान और मायूसी, दोनों में रेडियो बुलेटिन अहम किरदार निभा रहे थे। पाकिस्तान को लगातार पिटता देख अमेरिका की बेचैनियां भी बढ़ती जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन एक ऐसा रास्ता खोज रहे थे जिससे पाकिस्तान को बचाया जा सके। इस सीरीज की अगली किस्त में आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिकी दांव को भारत ने कैसे किया नाकाम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और आपसे सरोकार रखने वाले मुद्दों पर मुखर आवाज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।